तो अब ये बताइए कि 2025 में हाल ही में एक विज्ञप्ति जारी हुई है जब सब इंस्पेक्टर राजस्थान पुलिस की, उसमें 1015 पदों पे विज्ञप्ति जारी हुई है। तो इसमें ये विज्ञप्ति में क्या-क्या अनिवार्य शर्तें हैं और इसको किस प्रकार से अभ्यर्थी अपनी जानकारी के लिए लेना चाहिए? जी। जी। और फाइनल मेरिट के बाद में मेडिकल होता है। मेडिकल में मैं अभ्यर्थियों को ये कहना चाहता हूँ, पहला जो पेपर है जीके का या हिंदी का, उसमें आपने तैयारी कैसे की? किन-किन बुक्स को आपने आधार बनाया? तो अमूमन ये देखा जाता है कि एक बार सरकारी नौकरी लग जाए, उसके बाद में आदमी रिलैक्स हो जाता है और अपने उस काम में मस्त हो जाता है। लेकिन आपके अंदर ये 2 स्टार का ज़हन में कैसे आग की तरह कैसे उछल रहा था? आपने इंटरव्यू की तैयारी की या इंटरव्यू हॉल में जब आप गए तो किस प्रकार के क्वेश्चंस का आपको सामना करना पड़ा? जी, हमेशा दिमाग में ये रखे कि मुझे ऐसा ही बनना है जी। और बनना है तो मुझे मेहनत करनी है। 2 स्टार दिखने चाहिए सपने जी, में भी। बिल्कुल, सपने में हमेशा अपना टारगेट दिखना चाहिए। जी, जी। जैसे अर्जुन को मछली की आंख दिख रही जी, थी, जी। सोते हुए भी वो अपने मन में होना चाहिए कि मुझे ऐसा ही बनना है। नमस्कार दोस्तों, राइज अप क्लासेज के डिजिटल स्टूडियो पे आपका फिर से स्वागत और अभिनंदन है। आज एक ऐसे शख्स की कहानी लेकर के हाजिर हुए हैं जिन्होंने बचपन में एक ख्वाब पाला था, मरुस्थल की मिट्टी में पले बढ़े और खाकी वर्दी का एक सपना पाला था। उस सपने को साकार भी किया। एक नहीं 3 जिलों से चयनित होकर के एक पुलिस कांस्टेबल को पद को आपने ज्वाइन किया, लेकिन ख्वाब यहाँ रुकने वाला नहीं था। उन्होंने यह मन में पाला था कि मेरे कंधे पे कम से कम 2 स्टार तो चमकने चाहिए। उस चमक को पाने के लिए पसीना बहाया, पसीने की बूंदों के साथ में मेहनत और लगन के साथ में आगे बढ़ते रहे। और जी हाँ, ऐसे ही हमारे साथ में शख्स है डूंगरा राम जी, जिन्होंने 87th रैंक हासिल करके उन 2 स्टार को हासिल किया। डूंगरा राम जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। जी, थैंक यू, धन्यवाद। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ के। ठीक है। तो आपकी डूंगरा राम जी, हम सबको आप ये बताइएगा कि आपका जो प्रारंभिक एजुकेशन है वो कहाँ से शुरू हुआ? मेरी प्राथमिक शिक्षा मेरे घर से 2 किलोमीटर दूर विद्यालय राजकीय प्राथमिक विद्यालय देवनिया कतला हुई थी। जी। और प्राथमिक विद्यालय के बाद में मेरी कक्षा 6 से 10वीं तक की पढ़ाई राजकीय माध्यमिक विद्यालय साइयों कतला हुई थी, जो मेरे घर से 9 किलोमीटर दूर था। जी। 9 किलोमीटर दूर था, जी। यानी कि 9 किलोमीटर जाना और 9 किलोमीटर आना, 18 किलोमीटर दूरी तय करते थे आप? जी, उस समय उस विद्यालय में बहुत ही अच्छा शिक्षा का माहौल था, जी। अच्छी पढ़ाई थी। हालांकि मेरे घर से 5 किलोमीटर दूर दूसरा विद्यालय था, जी। लेकिन उस विद्यालय में अच्छी पढ़ाई होने के कारण मैंने उस विद्यालय का चयन किया और हमारे जो आस पड़ोस के 10-15 हम विद्यार्थी थे, हम सभी वहीं जाते थे। एक ग्रुप बना करके उधर तय किया जाना। जी। इसका मतलब ऐसा ही भर्ती में जो दौड़ होती है, अनिवार्य अंग होती है, वो आपने पढ़ाई के दौरान भी दौड़ना शुरू कर दिया था एजुकेशन प्राप्त करने के लिए? हाँ, घर से विद्यालय काफी जी। दूर था। हाँ, हाँ। और आने जाने में तो फिर 9 किलोमीटर दूर था, तो कहीं दौड़ के जाते, जी। कहीं पैदल चलते जाते, उसमें शारीरिक मजबूती आ ही गई थी। मतलब ये शुरुआती चरण में ही आपने ये शारीरिक दक्षता पार करनी शुरू कर दी थी? हाँ, वो तो अपने आप ही हो गई अपने थी। आप हो गई। पढ़ाई करने जाना था तो जाना ही था, कभी लेट हो जाते तो दौड़ना पड़ता था। बिल्कुल। तो डूंगरा राम जी, ये बताइए कि आपके अपने सब के ग्रामीण क्षेत्र में इतने नौकर होते नहीं है और आपके जहन में कैसे आया कि मैं सरकारी नौकर बनूं? जब मैं कक्षा 6ठी में एडमिशन लिया, जी। तब विद्यालय का माहौल देखकर, गुरुजन देखकर मुझे ये लगा कि मुझे भी कुछ बनना है, जी, जी। कोई सरकारी नौकरी हासिल करनी है। क्योंकि उनके गुरुजनों के विचार वगैरह, उनकी सोच लग के लगा कि एक पढ़ा लिखा इंसान सरकारी जॉब वाले में अच्छी सकारात्मक सोच होती है और मुझे भी एक ऐसा इंसान बनना है। उस कारण मेरा शुरू से ये ख्वाब था कि मुझे सरकारी नौकरी हासिल करनी है। अच्छा, उस समय उसके बाद में पहली सरकारी नौकरी जो ये आप पुलिस कांस्टेबल चुनी, इस रास्ते पे आप कैसे बढ़े आगे? मैं 12वीं करके जैसे ही कॉलेज में आया जी। और मेरी ग्रेजुएशन का फाइनल ईयर था और उसमें मेरी 18 साल उम्र पूरी हुई थी। और जैसे ही 18 साल उम्र पूरी हुई और उम्र पूरी होने के बाद में पहली मेरी भर्ती राजस्थान पुलिस की आई। अच्छा। और बेरोजगारी में जो पहली जो भर्ती आती है उसका चयन करते हैं। करता हूँ। और उसके लिए केवल 12वीं पास योग्यता थी और मैं उसके लिए योग्य था, जी। तो मैंने उसकी तैयारी की और मेरा उसमें चयन ही हो गया। अच्छा, कितने जिलों से फॉर्म भरा था आपने? उस समय 1300 की विज्ञप्ति आई थी। जी। और तो उसमें मैंने जोधपुर ग्रामीण से, पाली से और बाड़मेर से तीनों जगह से फॉर्म भरा जी। और मेरा तीनों जगह से चयन हो गया और गृह जिला होने के कारण मैंने बाड़मेर ज्वाइन की। आपका तीनों जिले से फाइनल चयन हो गया था?
जी, मेरा फाइनल चयन हुआ था। ऐसी क्या जबरदस्त रणनीति अपनाई कि आपने एक साथ एक तीनों जिलों से चयनित हो गए? उस समय बेरोजगार थे, बेरोजगारी में यही जुनून था कि कैसे भी हो जाए लेकिन रोजगार हासिल करना है, नौकरी हासिल करना है। जी। और एक उस समय नौकरी मिलना बहुत बड़ा सपना था। और उस सपने को साकार करने के लिए रात दिन ये कर ली। और मेरे साथ में मेरे बड़े भाई साहब रहते थे, उन्होंने मुझे बताया कि किस प्रकार और कौन सी बुक्स पढ़नी है, उनका मुझे मार्गदर्शन मिला और मुझे सफलता मिली। इसका मतलब शुरुआत से अभ्यर्थी को ढंग का मार्गदर्शन मिले और प्रामाणिक पुस्तकें मिल जाए तो कोई कोचिंग अनिवार्य नहीं, क्या समझते हैं आप? जी बिल्कुल। वर्तमान समय की बात करें तो जिस प्रकार जो भर्ती आती है उसका सिलेबस ढंग से समझा जाए और एक प्रामाणिक पुस्तकें पढ़ी जाए जी। और गहन अध्ययन किया जाए तो कोई कोचिंग अनिवार्य नहीं है, आदमी घर बैठे भी सफलता हासिल कर सकता है। तो अमूमन ये देखा जाता है कि एक बार सरकारी नौकरी लग जाए उसके बाद में आदमी रिलैक्स हो जाता है और अपने उस काम में मस्त हो जाता है, लेकिन आपके अंदर ये 2 स्टार का जहन में कैसे आग की तरह कैसे उछल रहा था? जी, एक बार तो मैं भी मस्त हो गया था जी। 2008 में जब कांस्टेबल की नौकरी की तो सब कुछ प्राप्त कर लिया, बस नौकरी लगी, इससे बड़ा क्या। लेकिन जैसे जैसे जॉब किया, नौकरी की, तब लगा कि हमें भी कुछ आगे करना चाहिए, बढ़ना चाहिए। तो फिर 2014 की वैकेंसी आई सब इंस्पेक्टर की, उसमें मैंने फाइनल इंटरव्यू कॉल तक पहुंचा लेकिन मेरा अंतिम रूप से चयन नहीं हुआ। उसके बाद में एक और असिस्टेंट जेलर का एग्जाम आया था, उसमें भी मैंने इंटरव्यू दिया था लेकिन उसमें भी अंतिम रूप से मेरा चयन नहीं हुआ। तो उसमें मुझे लगा कि अब आगे बढ़ना चाहिए और मैं निरंतर प्रयास करता रहा। अच्छा, तो कभी पुलिस ट्रेनिंग जो कांस्टेबल की ट्रेनिंग हुई उसमें भी आपको ऐसे आभास होता था कि हम इस जो हमें ट्रेनिंग दे रहे हैं उनके समकक्ष हम पहुंच सकते हैं, ऐसा कभी लगा ट्रेनिंग में आपको? जी बिल्कुल। जब मैंने तैयारी की और 2 बार मैं इंटरव्यू तक पहुंचा तब मुझे ये विश्वास हो गया कि मैं इस पद के काबिल हूं और मुझे तैयारी करनी चाहिए। और उस इंटरव्यू तक पहुंचने के बाद मेरे के अंदर इतना विश्वास पैदा हो गया कि मैं इस पोस्ट को प्राप्त करके ही रहूंगा। तो अब ये बताइए कि 2025 में हाल ही में एक विज्ञप्ति जारी हुई है जब सब इंस्पेक्टर राजस्थान पुलिस की, उसमें 1015 पदों पे विज्ञप्ति जारी हुई है। तो इसमें ये विज्ञप्ति में क्या क्या अनिवार्य शर्तें हैं और इसको किस प्रकार से अभ्यर्थी अपनी जानकारी के लिए लेना चाहिए? जी, सबसे पहले तो 2025 में जो सब इंस्पेक्टर भर्ती आई है राजस्थान के इतिहास की सबसे बड़ी भर्ती है। अच्छा, इतनी आज तक कभी वैकेंसी नहीं आई। अच्छा। और इन भर्ती में तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि इतना सुनहरा मौका जिंदगी में दोबारा कभी नहीं आ सकता, क्योंकि राजस्थान पुलिस की एक इतनी बड़ी विज्ञप्ति और इतने 1015 पद, जिसमें से 896 पद राजस्थान पुलिस सिविल पुलिस के, ये एक बहुत बड़ा सुनहरा अवसर है अभ्यर्थियों के लिए। और आज से यदि अपने निर्धारित लक्ष्य की ओर मेहनत करने लग जाए तो सफलता अवश्य मिलेगी। तो इसमें एज लिमिट और शारीरिक दक्षता और इसमें क्या क्या स्टेप रहते हैं? सबसे पहले अभ्यर्थी को क्या रिक्वायरमेंट क्या रहती है, एलिजिबिलिटी क्या होती है इसमें? विज्ञप्ति में 2025 की विज्ञप्ति में स्पष्ट किया गया है कि न्यूनतम उम्र है 20 साल और अधिकतम उम्र एक सामान्य जो सामान्य आता है उनके लिए 28 साल और उसके बाद में ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस के लिए 5 साल की अतिरिक्त छूट दिए तो 33 साल। मतलब 1 जनवरी 1993 की जिसकी डेट ऑफ बर्थ है वो एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस का पुरुष उसके लिए योग्य है। और 1 जनवरी 1998 जनरल का फाइट कर सकता है। और महिला है एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की महिलाओं के लिए 5 साल अतिरिक्त छूट दी है जो 38 वर्ष तक फॉर्म भर सकते हैं। मतलब 1 जनवरी 88 जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उसके बाद की फॉर्म भर सकते हैं। अच्छा, तो ये तो होगी एज लिमिट। इसमें फिर परीक्षा का पाठ्यक्रम भी होता होगा और शारीरिक दक्षता भी होती होगी। तो शारीरिक दक्षता इसमें क्या मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या? वर्तमान समय में फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं जो जिनकी लास्ट डेट 10 अगस्त से फॉर्म शुरू है और 8 सितंबर लास्ट डेट है। ठीक है। एसआई भर्ती परीक्षा 3 चरणों से होती है। प्रथम चरण में लिखित परीक्षा होती है, द्वितीय चरण में शारीरिक दक्षता परीक्षा और तृतीय चरण में इंटरव्यू होते हैं, साक्षात्कार। और उसके बाद में मेडिकल होता है और उसके बाद में ये ज्वाइनिंग होती है। मेडिकल का जो चरण है वो इंटरव्यू के बाद होता है? जी। अच्छा, अंतिम चयन के बाद में जब मेरिट आती है उनके बाद में मेडिकल होता है। तो डूंगराराम जी हमें ये बताइए कि आपने जो तैयारी की, आपने अभी बताया कि 3 चरणों से होकर के गुजरता है। पहले तो होता है रिटन एग्जाम, जिसमें कितने पेपर होते हैं?
लिखित परीक्षा में 2 पेपर होते हैं। प्रथम पत्र होता है हिंदी का जी जो 200 अंकों का होता है, और दूसरा पेपर होता है जनरल नॉलेज एंड जनरल साइंस, वो 200 नंबर का होता है। दोनों मिला के 400 नंबर होते हैं, और प्रत्येक पेपर में 36% नंबर अनिवार्य है, अनिवार्य और दोनों पेपर का मिला के एग्रीगेट 45% नंबर लाना अनिवार्य है। अनिवार्य। जी। तो इसमें पहला जो पेपर है जीके का या हिंदी का, उसमें आपने तैयारी कैसे की, किन किन बुक्स को आपने आधार बनाया? हिंदी के लिए, बेसिक हिंदी के लिए जो कॉन्सेप्ट है वो नवीन हिंदी व्याकरण सबसे अच्छी बुक्स है। उसको यदि कोई नया अभ्यर्थी है, नई तैयारी शुरू कर रहा है, तो उनको नवीन हिंदी व्याकरण अवश्य जो पढ़नी कक्षा चाहिए। 9 से 12 तक चलती है वो? जी वही। और उसके बाद में और गहन अध्ययन के लिए राघव प्रकाश की पुस्तक है, और KR मैया सर की मैया पाठशाला है, उनकी एक बुक्स है, वो भी विस्तृत रूप से और उसमें अच्छा दिया गया है। और इनमें से दोनों जो विद्यार्थी को सही लगे, पढ़ने में समझ में आए, उनका चयन कर सकते आपने हैं। किसको आधार बनाया था? उसमें मैंने राघव प्रकाश बुक्स को पढ़ा था, और मैया सर की बुक्स बाद में आई है, मैंने देखी है, अच्छी बुक्स है। और जो द्वितीय प्रश्न पत्र है जीके, है ना, सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान, जी। उसका जो तैयारी करने के लिए आपने किन किन बुक्स को आधार बनाया, या अभ्यर्थी को कैसे तैयारी करनी चाहिए? द्वितीय प्रश्न पत्र है, एक विस्तृत प्रश्न पत्र है, जिसमें RSPRI का पूरा सिलेबस है। उसमें प्रत्येक पार्ट अलग अलग है, और उन प्रत्येक पार्ट के लिए लिखित परीक्षा में जैसे सबसे पहले बात करें तो राजस्थान की इतिहास, कला, संस्कृति, राजस्थान का भूगोल, ये टॉपिक आता है। और उसमें अपने राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक्स है। अच्छा। वो ऑथेंटिक बुक्स है, और उसकी विद्यार्थी को अवश्य तैयारी करनी चाहिए। उसके अलावा भी राजस्थान जी की खूब बुक्स आती है, लेकिन जो वो एक ऑथेंटिक बुक्स है, उनको अवश्य प्रामाणिक पुस्तक है, प्रामाणिक पुस्तक है, उसको पढ़ना चाहिए। और बाकी जो तैयारी करते हैं, अन्य गाइडें हैं, जिनको जो अच्छी लगे, जो पहले पढ़ी हुई, तो वो पढ़े, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके अलावा राजस्थान की राजनीति जी एक महत्वपूर्ण चैप्टर है। उसमें राजस्थान की हिंदी ग्रंथ अकादमी की भी बुक्स आती है, उसको अवश्य पढ़ना चाहिए। और उसके अलावा राहुल सर की एक गाइड आती है, वो भी अच्छी आती है। भारत एवं विश्व का भूगोल, भारत एवं विश्व भूगोल में जो सिलेबस के अंदर टॉपिक है, उनका चयन करें। उनके लिए महेश कुमार बर्णवाल की अच्छी बुक्स आती है, उनमें से वही टॉपिक अध्ययन करें जो सिलेबस में है, और उस टॉपिक का टॉपिक वाइज अध्ययन करने से अच्छा कवर हो जाएगा। उसके बाद में भारत का संविधान एवं राजनीति है। भारत का संविधान और राजनीति से संबंधित भी बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं, और आजकल वर्तमान समय में बहुत गहराई से राजनीति के क्वेश्चन पूछते हैं, तो सब्जेक्ट को बहुत गहराई से समझना है। उदाहरण के लिए भारत के किसी न्यायालय के न्यायाधीश पे महाभियोग लगाना है, तो महाभियोग की क्या प्रक्रिया है, किन नियमों के तहत लगता है, और कौन कौन लगा सकता है, किस सदन से शुरू किया जा सकता है, कितना महाभियोग के कितने चरण हैं, तो इन सब चीज़ों का गहन रूप से अध्ययन अनिवार्य है। जब तक आप स्मार्ट स्टडी नहीं करोगे, क्योंकि आजकल बहुत ही डीपली क्वेश्चन आते हैं, और उस क्वेश्चन का पूरा निचोड़ निकालते हैं कि अभ्यर्थी को इसके बारे में कितनी जानकारी है, इसलिए गहन अध्ययन अनिवार्य है। आगे बात करें अर्थशास्त्र की। अर्थशास्त्र में भारत के बजट से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। भारत का बजट किस प्रकार पेश किया जाता है, बजट में क्या क्या मद होते हैं, वित्तीय घाटा क्या होता है, तो उन बजट के से संबंधित क्वेश्चन का गहन अध्ययन करना। उसके बाद में राजस्थान की अर्थशास्त्र से संबंधित राजस्थान की आर्थिक समीक्षा आती है, जो एक महत्वपूर्ण पार्ट रखती है SI के सिलेबस में, और उनसे संबंधित 10 से 15 क्वेश्चन राजस्थान के अर्थव्यवस्था से आते हैं, तो उनका बहुत अच्छी तरीके से अध्ययन करना चाहिए। और ये आपको, जिनकी राजस्थान की अर्थव्यवस्था, राजस्थान की आर्थिक समीक्षा जिसने अच्छी अध्ययन कर ली, वो आपको एक अच्छा मार्जिन दिला देगी पूरे पेपर में, इसलिए उसका भी गहन रूप से अध्ययन करना चाहिए। और एक टॉपिक है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में DRDO के जितने और कार्यक्रम चल रहे हैं, हाँ, इसरो के जितने परीक्षा पात्र है, DRDO के जितने भी हथियार बना रहे हैं, जो आधुनिकता है, उनसे संबंधित मिसाइल प्रणाली है, तो उनसे संबंधित क्वेश्चन आते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। और वर्तमान समय में भारत का किस देश के साथ युद्धाभ्यास चल रहा है, भारत के पास क्या टेक्नोलॉजी है, किस देश से टेक्नोलॉजी ली है, और भारत खुद क्या टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहा है, इनसे संबंधित गहन अध्ययन करना चाहिए। और ये एक महत्वपूर्ण पार्ट है। और रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी का पार्ट है,
तो उसमें मथुरिया सर की बुक्स आती है और उनमें जो अपने सिलेबस से संबंधित जो जो टॉपिक है उनका अध्ययन करना चाहिए। और उसके अलावा करंट अफेयर्स आता है। करंट अफेयर्स बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जी। हमारी वैकेंसी में भी लगभग 20 के समथिंग 100 में से 15 से 20 के बीच में करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आए थे। 15-20 क्वेश्चन। हाँ, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन वो आते हैं अपन को लगते हैं अभ्यर्थी समझता है करंट का है, सिलेबस का है, वर्तमान समय में जो चल रहा है और वो टॉपिक सिलेबस में क्या कवर कर रहा है रिलेट करके, उससे रिलेटेड करके इन क्वेश्चन देते हैं। जी। जैसे वर्तमान समय में महाभियोग की प्रक्रिया, जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रक्रिया शुरू करने का विचार कर रहे हैं, जी। तो ये करंट का क्वेश्चन है, लेकिन इसके साथ में पॉलिटी का भी है जोड़ दिया सिलेबस में, तो इन क्वेश्चनों का आने के बहुत ज्यादा चांस रहते हैं। वर्तमान समय में जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वर्तमान समय में जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ और इन युद्धों में कौन कौन से हथियार यूज हुए जी। और बैलिस्टिक मिसाइलें थी तो क्या बैलिस्टिक मिसाइल है, कौन कौन से युद्धक विमान यूज हुए, कौन सा युद्धक विमान कहाँ से खरीदा गया, उसकी क्या विशेषताएं हैं और भारत वर्तमान में क्या प्रक्षेपास्त्र कर रहा है, क्या उपग्रह छोड़ रहा है, वर्तमान में अंतरिक्ष मिशन पे किसे भेजा है। अच्छा, इनसे संबंधित ये अपन को लगता है करंट के, लेकिन ये सिलेबस में कौन से टॉपिक को टच कर रहे हैं, इनका आप गहन अध्ययन करोगे आपका 100% सिलेक्शन होगा। इस प्रकार से स्मार्ट स्टडी से आपको रिलेट करना है आपस में। जी बिल्कुल। अच्छा, तो आप क्या मानते हैं कि जो लिखित परीक्षा में 2 पेपर होते हैं, इसमें प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस आते हैं उनकी कितनी भूमिका रहती है? जी बिल्कुल, प्रीवियस पेपर की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है जी। जैसे हिंदी की बात करें तो हिंदी विषय में जो पूर्व के जैसे सेकंड ग्रेड हिंदी है, फर्स्ट ग्रेड हिंदी है, या उनमें से व्याकरण का कितना चैप्टर है और उनमें कौन कौन से क्वेश्चन आए, वो विद्यार्थियों असमझ स्थिति हो जाती है कि क्वेश्चन मिले कहाँ, मिलते नहीं है क्योंकि अलग अलग पेपर होते हैं, फिर इधर उधर भटकता है। तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो जहाँ पूर्व परीक्षाओं के पेपर मिल जाए और उन पूर्व परीक्षाओं के प्रश्न मिल जाए और प्रश्न फिर एक जगह मिल जाते हैं ना, टॉपिक वार तो फिर उनका अध्ययन करने का एक आनंद ही अलग है और पूरा का पूरा सिलेबस कवर हो जाता है। तो ये इस प्रकार के क्वेश्चन जो हैं हम राइजअप क्लासेज के स्टूडियो पे हम चलाते हैं, यहाँ पीडीएफ पूरी मौजूद रहती है, तो ये अभ्यर्थियों के लिए काफ़ी लाभदायक साबित हो सकता है। जी बिल्कुल, मैं अभ्यर्थियों को सलाह देना चाहता हूँ कि यदि आप अपनी राइजअप क्लासेज पे ये सब अवेलेबल है तो विद्यार्थियों का भटकाव नहीं रहेगा, अभ्यर्थियों का भटकाव नहीं है। एक जगह आप आओ और आपको पूर्व के क्वेश्चन पेपर मिलते हैं, उस पर आप अध्ययन करो और आपको ये तैयारी में और चयन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। एक रूपरेखा मतलब मोटा मोटी मालूम चल जाता है कि किस प्रकार से प्रश्न घूम के आता है। जी बिल्कुल। अच्छा, इसके बाद में सेकंड चरण है दक्षता परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा। एक द्वितीय पेपर आता है जो राजस्थान जीके का होता है। ठीक है, तो द्वितीय पेपर की बात अपन करते हैं तो द्वितीय पेपर आरएस प्री का सेम सिलेबस है। तो आरएस प्री का सेम सिलेबस है तो अभ्यर्थियों को मैं सलाह देना चाहता हूँ कि आरएस प्री के जो पिछले 3 पेपर हुए वो और 2 पेपर एसआई के हुए, तो इन पेपरों का आप अध्ययन करें तो उनमें आपको एक माइंड में ये पता चल जाएगा कि पेपर की क्या रूपरेखा है, किस प्रकार क्वेश्चन आते हैं और क्वेश्चन का क्या लेवल है और कौन से टॉपिक से ये क्वेश्चन टच कर रहे हैं, अपना सिलेबस में कौन से टॉपिक को ज़्यादा वेटेज दे रहे हैं, कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आप पूर्व के पेपर और पूर्व के क्वेश्चन आप यदि देखोगे तो आपका चयन का जो संभावना बढ़ जाती है। तो उसके बाद में एक शारीरिक दक्षता परीक्षा भी सेकंड चरण होता है जी। उसमें क्या क्या डिमांड रहती है, कितने गुना पास करते हैं, क्या सिस्टम रहता है? लिखित परीक्षा में कुल पदों का 20 गुना पास करते हैं और उनमें यह अनिवार्य है कि मिनिमम प्रत्येक पेपर में 36% अनिवार्य है और एग्रीगेट 45% जिसके आएंगे और उनको टोटल पदों का 20 गुना शारीरिक दक्षता के लिए बुलाते हैं। शारीरिक दक्षता परीक्षा में महिलाएं, पुरुष और एक्स सर्विसमैन के अलग अलग नॉर्म्स है। पुरुषों के लिए 100 मीटर दौड़ है और लॉन्ग जंप है और चिनअप है, ओवर हैंड, और महिलाओं के लिए रनिंग है 100 मीटर और लॉन्ग जंप है और शॉर्ट पुट है। तो इनके लिए शारीरिक दक्षता के लिए जैसे पुरुषों की बात करें तो 100 मीटर रनिंग में 14 सेकंड, 15 सेकंड, 16 सेकंड, उनके लिए अलग अलग नंबर है। और शारीरिक दक्षता परीक्षा सबसे महत्वपूर्ण है कि 100 नंबर की होती है, 100 में से 50 नंबर लाने अनिवार्य है। जिनके 50 नंबर नहीं आएंगे उनका फाइनल मेरिट इंटरव्यू कॉल के लिए कॉल नहीं होगा।
तो इनका जो एसआई का जो फिजिकल है उनका विस्तृत अभ्यर्थी देखना चाहता है तो विज्ञप्ति में दे रखा है। जी जी कौन सा राजस्थान आरपीएससी की साइट पे दे रखा है कि पुरुषों के लिए क्या क्वालिफिकेशन है, महिलाओं के लिए क्या है, और वहाँ जाके आप विस्तृत रूप से देख सकते हैं। अभ्यर्थियों को सलाह ये है कि आप विज्ञप्ति को थोड़ा विस्तृत अध्ययन कर लें और उसके अकॉर्डिंग साथ साथ शारीरिक दक्षता की भी तैयारी करते रहें। और हालांकि फिर समय मिल तो जाएगा शारीरिक दक्षता के लिए, आराम से तो फिलहाल आप लिखित परीक्षा पे ज़्यादा फोकस करें, स्मार्ट स्टडी के साथ में तैयारी करें तो चयन असंभव नहीं है। उसके बाद में तीसरा चरण शायद इंटरव्यू का रहता है। जी हाँ, तो इंटरव्यू में आपने जैसे इंटरव्यू दिया तो आपके बोर्ड में कौन था, आरपीएससी मेंबर कौन थे? इंटरव्यू में मैं बात करता हूँ कि टोटल पदों का 3 गुना इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं। अच्छा। और इंटरव्यू में आदमी का व्यक्तित्व, निर्णय लेने की क्षमता और उनकी व्यवहार कुशलता, नेतृत्व क्षमता क्या रहती है, उनके आधार पे इंटरव्यू लिया जाता है। परखा जाता है। और इंटरव्यू 50 नंबर का है और 50 नंबर में से 50 का 36% मतलब 18 नंबर लाने अनिवार्य है इंटरव्यू में। और 18 नंबर जो नहीं ला पाता है उनको सीधा डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। जी। तो इसमें जब आपने इंटरव्यू की तैयारी की या इंटरव्यू हॉल में जब आप गए तो किस प्रकार के क्वेश्चंस का आपको सामना करना पड़ा, और ऐसा कोई बहुत बढ़िया तगड़ा जवाब आपने कोई दिया हो जिसे प्रश्न हो गया वो बोर्ड, ऐसा कोई वाकया है तो सुनाइए। इंटरव्यू में बाहर का माहौल अलग होता है जी, अंदर का माहौल अलग होता है। बाहर जब मैं मेरी बात करूं तो बाहर बैठे तो हजारों विचार दिमाग में घूम रहे थे, पता नहीं क्या पूछेंगे क्या नहीं पूछेंगे। लेकिन इंटरव्यू हॉल के अंदर जाते हैं तो उनको पता रहता है, वो सबसे पहले अपने को नॉर्मल करने की कोशिश करते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं, सपोर्टिव है। हाँ, कि आपने प्राथमिक शिक्षा कहाँ से की, माध्यमिक शिक्षा कहाँ से की, जहाँ से बिलोंग करते हैं, आपका जिला कौन सा है, उनमें क्या मुख्य समस्या हैं, या वहाँ क्या आपकी संस्कृति है। बिल्कुल मतलब नॉर्मल क्वेश्चन से आपको शुरुआत करते हैं, आपकी झिझक दूर कर देते हैं। फिर अपने सब्जेक्ट पे आते हैं, जैसे कोई पूर्व सेवा में है तो उनसे संबंधित पूछते हैं, या आपका कोई इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है तो उससे पूछते हैं। तो इंटरव्यू में इतना कोई सोचने विचारने वाली बात नहीं, भय का माहौल ऐसा होता नहीं है, बिल्कुल नहीं होता है, डरने की जरूरत जैसा सोचते हैं वैसा कुछ नहीं है। इंटरव्यू बहुत ही आसानी से जाता है। एक आरपीसी का मेंबर होगा और 2 एक्सपर्ट होंगे कि 3 होते हैं, कितने लोग होते हैं? आरपीसी के मेंबर होते हैं, 2 सब्जेक्ट एक्सपर्ट होते हैं, एक जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं। वो सोचते हैं कि किस प्रकार क्वेश्चन आंसर देते हैं, उनके अंदर झिझक है कि नहीं है, निर्णय लेने की क्षमता है कि नहीं है, ये चीजें रहती हैं। तो आपको किस प्रकार के प्रश्न पूछे और आपने उसको कुछ विशेष कोई ऐसा वाकया है तो बताइए जो आपने बहुत बढ़िया आंसर दिया और जिससे प्रश्न हुआ वो बोर्ड आप? इंटरव्यू के दौरान मुझे शुरुआत में मेरी प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा के बारे में पूछा, फिर मेरे जिले के बारे में पूछा कि आपके जिले हैं वहाँ मुख्य क्या समस्याएं हैं, और वर्तमान में कौन सी ऐसी घटना है जो चर्चा का विषय है। उस समय जो महिलाओं की आत्महत्या से संबंधित कोई क्वेश्चन थे वो पूछे थे। उसके बाद में सीधा मैं पूर्व में सेवा में कांस्टेबल था तो मेरे पूर्व सेवा के बारे में क्वेश्चन पूछे। कांस्टेबल के दौरान आपका क्या दायित्व है, क्या उत्तरदायित्व है, आपने ऐसा क्या काम किया जिससे आपको गर्व महसूस हुआ, आपने ऐसा क्या काम किया आपको शर्मिंदगी महसूस हुई, और आप राजस्थान पुलिस में इतने साल रहे तो आपको राजस्थान पुलिस की क्या कमियां लगी, क्या अच्छाइयां लगी। मतलब उस विभाग से संबंधित पूछा तो इतना कोई हार्ड नहीं था, बिल्कुल इजी वे में इंटरव्यू गया। तो इंटरव्यू से जब आप बाहर निकले तो आपको ये कॉन्फिडेंस था कि मेरा इंटरव्यू अच्छा गया यूं? जी बिल्कुल। कितने मिनट चला लगभग आपका इंटरव्यू? मेरा इंटरव्यू लगभग 15 मिनट के समथिंग चला, और जैसा सोचा उससे 1000 गुना अच्छा गया। कितने इंटरव्यू में कितने नंबर आए? मेरे इंटरव्यू में 27 नंबर आए। 27 नंबर आए, मतलब ये बेहतरीन नंबरों में गिने जाते हैं? औसत नंबरों में गिने जाते हैं। अच्छा, तो ये तो रही इंटरव्यू के बाद। उसके बाद में अगला चरण है मेडिकल का। जब अंतिम चयन होता है उसमें इंटरव्यू के लिए लिखित परीक्षा प्लस फिजिकल के नंबर जोड़ के और इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं 3 गुना में। 3 गुना। जब 3 गुना में इंटरव्यू बुलाते हैं तो अंतिम जो सूची होती है, अंतिम चयन सूची, उसमें लिखित परीक्षा प्लस इंटरव्यू के नंबर जोड़ते हैं और मेडिकल के फिजिकल के नंबर आउट कर देते हैं। अंतिम चयन सूची में फिजिकल के नंबर नहीं जोड़ते हैं? अच्छा। फिजिकल के नंबर केवल क्वालिफाई के लिए होते हैं। अंतिम मेरिट में लिखित परीक्षा प्लस इंटरव्यू के नंबर जोड़ के और फाइनल मेरिट निकाली जाती है। और फाइनल मेरिट के बाद में मेडिकल होता है। मेडिकल में मैं अभ्यर्थियों को ये कहना चाहता हूँ कि मुख्य रूप से जो कलर ब्लाइंड की जिनके समस्या है उनको बिल्कुल अनफिट करते हैं। बाकी जिनकी नज़र कमजोर है विथ ग्लास चश्मे के साथ में 6x6 है वो फिट है, और शारीरिक रूप से कोई असक्षम नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार का हाथ पैर टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। बाकी शारीरिक रूप से स्वस्थ है तो आप फिट हो।
जी। तो ये जो आपने शुरू से बताया, लिखित परीक्षा से लेकर के शारीरिक दक्षता परीक्षा से लेकर के इंटरव्यू और मेडिकल वाला भी, चेकअप वाला भी, इसके अलावा एसआई की तैयारी के लिए क्या बातें ध्यान रखनी चाहिए? कुछ आपको इसमें कोई छूट गया लग रहा हो तो बताइएगा। एसआई की तैयारी के लिए विस्तृत सिलेबस है। हिंदी का एक पूरा पेपर है, प्रथम प्रश्न पत्र, और द्वितीय है जो आरएस प्री का पूरा लंबा चौड़ा सिलेबस है। तो अभ्यर्थी क्या करते हैं कि इतना लंबा सिलेबस दे के डर जाते हैं कि इतना लंबा कब होगा, कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, कवर होगा नहीं, बहुत लंबा विस्तृत है। तो मैं अभ्यर्थियों को ये कहना चाहता हूँ कि धैर्य रखें, धैर्य के साथ में एक नियमितता बनाए रखें। यदि आप नियमित रूप से अपना अध्ययन करोगे, हाँ ये सिलेबस लंबा है बिल्कुल, इसलिए आपको मेहनत भी ज़्यादा करनी पड़ेगी। कम से कम आज से ही आपको प्रतिदिन 10 घंटे पढ़ाई करनी पड़ेगी, क्योंकि सिलेबस लंबा है, विस्तृत है, और सिलेबस को कवर करने के लिए अपने को समय चाहिए। हार्ड कुछ नहीं है, लेकिन सिलेबस विस्तृत होने के कारण अपने को समय की आवश्यकता है। इसलिए एक दृढ़ निश्चय रखें, अपना टारगेट फिक्स रखें, हमेशा दिमाग में ये रखें कि मुझे ऐसा ही बनना है, और बनना है तो मुझे मेहनत करनी है। 2 स्टार दिखने चाहिए सपने में भी। बिल्कुल, सपने में हमेशा अपना टारगेट दिखना चाहिए। जैसे अर्जुन को मछली की आंख दिख रही थी, सोते हुए भी वो अपने मन में होना चाहिए कि मुझे ऐसा ही बनना है, और बनना है तो मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। कम से कम 10 घंटे तो मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत भी, तैयारी भी सिलेबस के अकॉर्डिंग, सिलेबस के अनुसार आप मेहनत करोगे तो आपका 100% चयन होगा, कोई रोक नहीं सकता है। तो अभ्यर्थियों को ये कहना चाहूँगा कि जैसे डूंगरा राम जी को सपने में 2 स्टार दिखते थे और वास्तविक धरातल पे भी ये 2 स्टार चमक रहे हैं कंधे पे, तो आप लोग भी सपने में देखेंगे तो आपके भी कंधे पे ऐसे स्टार चमकेंगे। ऐसी हम सब शुभकामनाएं आपके लिए प्रेषित करना चाहते हैं। स्मार्ट स्टडी के साथ में पढ़िएगा। डूंगरा राम जी एक बात बताइए, कभी आपको इतनी तैयारी के दौरान, जब पहली नौकरी लगी या एसआई की तैयारी आपने करी, कभी इकोनॉमिकली आप टूटे या ऐसा कोई सामाजिक या ऐसे कोई परेशानी आई जिसमें आपका मन लगा हो कि डगमगा गए हो तैयारी के लिए, मन टूट गया, और यदि ऐसा टूट गया तो वापस आपने पुनर्बलन कैसे प्राप्त किया? ऐसा कभी वाकया हुआ नहीं? हमारी भर्ती के दौरान भी एक बार एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो गया था जी। और उसमें मेरा ग्राम सेवक का भी फॉर्म भरा हुआ था जी। तो उसमें मैं अदर जूल में पड़ गया। ग्राम सेवक का पेपर पहले था जी, तो अब ग्राम सेवक का दूँ, सब इंस्पेक्टर का दूँ जी, क्योंकि क्या पता अब अगला एग्जाम कब होगा, और इसमें भी चूक जाऊं, उसमें भी चूक जाऊं। एक बार तो मन में डगमगाहट हुई, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं नहीं दूंगा ग्राम सेवक का एग्जाम, मुझे सब इंस्पेक्टर बनना है, सब इंस्पेक्टर का ही एग्जाम देना है। स्टार ही दिख रहे थे बस। और एक मतलब 2 नाव पे मैं सवार नहीं हुआ। तो आदमी का लक्ष्य एक निर्धारित होना चाहिए। उससे क्या है कि आदमी का दिमाग शांत रहता है, भटकाव नहीं रहता, और एक अपने रास्ते पे रहता है। तो ये रही अभ्यर्थियों, विद्यार्थियों, साथियों, किस प्रकार से एसआई की विस्तृत तैयारी करनी चाहिए, किस प्रकार से रूपरेखा है वो विस्तृत हमने बातें करी। और यदि लगन और मेहनत और समर्पण के साथ में स्मार्ट स्टडी की जाए तो डूंगरा राम जी की तरह आप भी अच्छी रैंक से चयन हो करके अपने कंधों पे 2 स्टार सुशोभित कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया डूंगरा राम जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जी। धन्यवाद। राजस्थान पुलिस एसआई भर्ती परीक्षा 2025 की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों को हमारी ओर से, राइजअप क्लासेज की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम आशा करते हैं कि आप हमारा इंटरव्यू देकर राइजअप क्लासेज का जो पूर्व के क्वेश्चन पेपर है उन पे अध्ययन करके आप अवश्य सफलता प्राप्त करें। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर जी।